us start with the next chapter, that's about interference and diffraction. तो इस चैप्टर के अंदर कौन से टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है वो हम एक बार देखेंगे फटाफट। जिसमें सबसे पहले आता है कि इंटरफेरेंस का डेफिनेशन। व्हाट इज इंटरफेरेंस? डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस, द फिनोमेना ऑफ एनहांसमेंट एंड कैंसलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब दो वेव्स एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो कभी मैक्सिमम होता है या कभी मिनिमम होता है। और ये एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम होना या मिनिमम होना जो है इस फिनोमेना को ही इंटरफेरेंस कहा जाता है। अब इसमें जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले आपस में आके मिलते हैं तो उनके बाकी सब सेम होना चाहिए, पीरियड या फ्रीक्वेंसी हो या बाकी सब चीज़ें जो है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। सिर्फ उनका जो एम्पलीट्यूड है और सिर्फ उनका जो फेज डिफरेंस है वो अलग हो सकता है। तो फेज उनका अलग हो सकता है। तो अगर सपोज कोई दो वेव्स जिनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है वो एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उनका सपोज इक्वेशन, पहले वेव का इक्वेशन है सपोज y1 a1 sin ओमेगा 1 t और दूसरे वेव का इक्वेशन है सपोज y2 a2 sin ओमेगा 2 ओमेगा t plus delta, where delta here is called as the phase difference। तो ये दो वेव्स जब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव can be found out to be equal to y1 plus y2, which reduces in this form, that is r into sin of omega t plus phi, where this r is supposed to be the resultant amplitude which is given by the formula r is equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos of delta। Remember this delta here is called as the phase difference in this way, and here it is the resultant phase difference। तो initial phase जो नया वेव का है वो हम देख सकते हैं, it will be tan inverse of simply a1 into a2 into sin delta upon a1 plus a2 into cos delta। ये जो फॉर्मूला हमको मिलते हैं ये हमको अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि जब हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोलेंगे या रिजल्टेंट फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोलेंगे तो उस केस में हमको ये फॉर्मूला यूज करने होंगे। इसके अलावा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है बता? बिकॉज़ वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इसलिए अगर इस पूरे को अगर हमने स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या होगा? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स गिव्स I is equal to I मतलब IR, which is the resultant intensity, will be equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 into cos delta as it is। तो ये in terms of intensity हो गया और ये फॉर्मूला in terms of amplitude हो गया। तो इसके अलग अलग स्पेशल केसेस है जो तुम अच्छी तरह से याद रख सकते हो। अगर एक टेबल अच्छी तरह से याद रख लो ना तो उस टेबल को यूज करके तुम ये सब केसेस याद रख सकते हो, स्पेशल केसेस जो इसके है। जैसे देखो सबसे पहला हम बात करेंगे डेल्टा के बारे में। दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उसको हम अगर सपोज डेल्टा बोल देते हैं तो वो डेल्टा कितना है उसके हिसाब से हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और जो रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है या रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो हमको मिलता है। देखो सपोज डेल्टा का वैल्यू जो है वो हो सकता है या तो 0 हो या तो हो सकता है मे बी 60 डिग्री, मतलब π/3 उसको बोल सकते हैं, या तो π/2 हो सकता है, या तो 2π/3 हो सकता है, या तो π हो सकता है। ये पांच स्पेशल केसेस है, ठीक है ना। अदर देन दैट इफ सपोज डेल्टा वैल्यू ऑफ डेल्टा इज अदर देन ऑल दीस थिंग्स देन वी कैन ऑलरेडी फाइंड आउट दैट यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन ये स्पेशल केसेस अगर मिलते हैं तो ये टेबल में से हमको ये वैल्यूज मिल जाएंगे आराम से। देखो अगर डेल्टा का वैल्यू 0 है तो उस केस में r का वैल्यू क्या होगा बताओ? मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? ऑब्वियसली इट विल बी a1 plus a2। समझा कैसे? क्योंकि डेल्टा 0 मतलब इधर जुड़ा तो cos 0 कितना बनता है 1। तो इसलिए फिर ये जो है a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 क्या बनता है? a1 plus a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है और उसका स्क्वायर रूट निकाल के हमको सिर्फ a1 plus a2 मिलता है, दैट्स इट। इसलिए हमको ये a1 plus a2 मिल रहा है यहाँ पे। और this amplitude here is the maximum one, it's called as maximum amplitude। and what will be the intensity at that time? Resultant intensity IR, it will be actually equal to, देखो यहाँ पे भी अगर हमने यहाँ पे डेल्टा डाल दिया
तो it will be actually a1 plus a2 the whole square. It's proportional to a1 plus a2 the whole square. Remember, this will be the intensity, क्योंकि intensity is always proportional to amplitude square. तो amplitude कितना है उसमें a1 plus a2, इसलिए वो a1 plus a2 का whole square तो रहेगा ही ना जरूर। और अब जब डेल्टा जब पाई बाई 3 बनता है तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे पाई बाई 3 डाल के रखो तो क्या होगा, cos पाई बाई 3 will become 1 by 2, 2 get cancelled and we are left with root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2. So this will be the root of a1 square plus a2 square plus a1 a2 only a1 a2, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया। और तीसरी बात कि जब पाई बाई 2 बनता है तो ये बनता है रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड देन जस्ट जब ये डेल्टा पाई बाई 2 पाई बाई 3 बनता है तो उस केस में ये एम्पलीट्यूड बनता है, रिजल्ट एम्पलीट्यूड बनता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a1 a2। क्यों? क्योंकि sin of cos of 2 pi by 3 is going to be minus half, so minus half में से 2 to cancel होके minus a1 a2 बचता है बस खत्म। तो ये बनता है फॉर्मूला। और अगर पाई हो तो उस केस में क्या होगा, cos pi will become minus 1 and hence it will become the formula for a1 minus a2 the whole square, right? And square root of square cancel करके हमको मिलेगा क्या, simply a1 minus a2। actually you should take it as mod, why? because it cannot be negative, so इसलिए फिर जो amplitude minimum जो है, this is called as minimum amplitude and this is called as maximum amplitude। and what about the intensities? तो इंटेंसिटी यहाँ पे होगा I1 plus I2 ये बोल सकते हैं, और यहाँ पे होगा A1 minus A2 का होल स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन में ये होता है तो I equal to I1 plus I2 only holds in case when angle delta is pi by 2, remember। और इसमें भी आगे जाके केस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स भी हमको मिलता है, if the amplitudes A1 and A2 are given to be equal। suppose ये जो है, ये हमने जो देखा कि इसमें एम्पलीट्यूड्स जो है वो इक्वल नहीं है, A1 is not equal to A2, but suppose if these amplitudes A1 and A2 are equal, then what will happen to the resultant amplitude and resultant intensity? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बन गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और ये बन गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, देखो इफ डेल्टा इज 0 देन इट विल बी 2a। समझा कैसे? क्योंकि a1 plus a2 becomes 2a1 और 2a2 मतलब ही 2a, तो ये 2a बन जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और उस केस में इंटेंसिटी कितना रहेगा, 4a स्क्वायर, बिकॉज़ a1 plus a2 का बनेगा 2a और 2a का होल स्क्वायर क्या बनता है, 4a स्क्वायर। अभी दूसरा ये करो, जब पाई बाई 3 रहेगा डेल्टा तो उस केस में क्या होगा, और एम्पलीट्यूड भी अगर सेम है a1 और इक्वल टू a2 है और एंड द कॉमन वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इज सपोज a सिंपली, तो उसमें क्या होगा, देखो कि यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब कितना बन गया वो 3a स्क्वायर। लेकिन रूट में 3a स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा, रूट 3a बन जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे आएगा रूट 3 ऑफ a एंड हियर इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर सिंपली। एंड इन दिस केस व्हेन द डेल्टा इज पाई बाय 2 this resultant amplitude will actually become root 2 times of a and the intensity will become actually 2 times of a square। and then this in this case if the amplitudes are equal then the resultant amplitude will become actually a only and here it will be a square and in this case it will be 0 and this is also 0। तो intensity हो या amplitude हो, जब phase difference pi होता है तब तो वो 0 ही बनता है, resultant intensity भी और resultant amplitude भी। लेकिन देखो यहाँ पे इसको अगर a स्क्वायर को अगर हमने बोल के रखा है कोई भी एक वेव का इंटेंसिटी, उसको हमने बोल दिया I, सपोज I से डिनोट किया हुआ है, तो इसको हम लिख सकेंगे IR will be equal to actually 4 times of I। Here it can be written as 3 times of I because a square is replaced by I and again here it is 2 times of I, this will be simply I and this will be 0 only, 0 times of I मतलब 0। देखो 4I 3I 2I I and 0, तो ये टेबल अगर याद रख लेंगे ना तो सभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हम डायरेक्ट इस टेबल से सॉल्व कर सकते हैं आराम से, तो ये बात याद रखनी से। सो दिस टेबल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन केस व्हेन द फेज डिफरेंस गिवन इज वन ऑफ दिस 5, एनी वन ऑफ दिस 5। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है या पाई बाय 3 है या पाई बाय 2 है या 2 पाई बाय 3 है या पाई है, तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल और नॉट, we can divide this to two cases। तो ये पूरे टेबल के अंदर से हमको ये मिल जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात याद रखो कि एक फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इन दोनों में भी एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है बताओ फटाफट? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस
फेज डिफरेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ हमेशा पाई होता है, इट इज द डिफरेंस इन द एंगल, बट पाथ डिफरेंस इज जस्ट द स्ट्रेट लाइन डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो इसलिए फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई corresponds to the path difference of lambda, and hence we can say suppose phase difference is delta, then what is the path difference here? अगर उसको हमने x बोल दिया तो it will be lambda by 2 pi into delta will be x। x मतलब क्या है यहाँ पे? path difference। तो हमेशा याद रखो path difference is always equal to lambda by 2 pi into phase difference। ये phase difference। जबकि उसको उल्टा करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच टाइम्स पाथ डिफरेंस? तो 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस। तो ये हमको मिलता है, याद रखो इसे। अभी इसमें देखा जाता है, इसको ये हम उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये ऑलरेडी फॉर्मूला हमने देखा है, याद है, वेव मोशन के अंदर देखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो हमको इसमें से पाथ डिफरेंस अगर पता है तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा, और अगर फेज डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करने का? याद रखो इसे, लैम्डा बाय 2 पाई या 2 पाई बाय लैम्डा। तो इनमें से एक से मल्टीप्लाई करके हमको पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस मिलता है, फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस मिलता है। और जैसे ही हमको फेज डिफरेंस मिलता है तो इन सब के हिसाब से जो भी अलग अलग इंटेंसिटीज हो या एम्पलीट्यूड है वो हमको मिल सकता है आराम से। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी बोलते हैं, जब मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी बोलते हैं, जब इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड इज मिनिमम तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेस्पॉन्ड्स टू ओनली दिस टू रोज ऑफ दिस कॉलम। ये जो रो है, इस रो करेस्पॉन्ड्स टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड दिस लास्ट रो हियर will correspond to destructive interference, remember। तो constructive interference and destructive interference are just special cases of these two। मतलब ये जो पूरा टेबल है उसका सिर्फ 2 रोज जो है वो constructive और destructive interference में अंदर आते हैं, और बाकी सब जो है they are also conditions for interference but they are not called constructive or destructive, just called interference। इनको सिर्फ interference बोलते हैं, constructive या destructive नहीं, ठीक है। अब देखो जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, देखो कि देयर आर 2 सोर्सेस और 2 slits taken in the same level and they are illuminated by source of light, monochromatic source of light, so that they can produce the interference pattern on the screen placed in front of them। तो समझो ये 2 सोर्सेस है A और P, इन दोनों के सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है। तो देखो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल d बोलते हैं। और ये सोर्सेस और स्लिट स्क्रीन जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल D बोलते हैं। तो अगर लैम्डा इतना वेवलेंथ का अगर हमने वेव इसमें इंसिडेंट किया हुआ है, इंसिडेंट किया है, तो इसके सीधा सामने मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट के बिल्कुल सामने का जो पॉइंट है इट इज टेकन एज द रेफरेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट्स। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर के सभी जो मेजरमेंट्स है उनके लिए हम इस वो पॉइंट को रेफरेंस में लेते हैं, और यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी अगर सपोज वो x है, मान लो देयर इज अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पॉइंट O, then whether constructive interference will be there or destructive interference they will be there at point P depends upon the path difference। What is the formula for path difference in the waves reaching at point P emitted by the 2 sources A and B? So it is that the path difference delta is always given by x d by capital D। ये फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस के लिए, याद रखो इसे। तो जो A में से जो निकलने वाले वेव्स हैं और जो B में से निकलने वाले वेव्स हैं जो P के ऊपर आके मिलते हैं, इन दोनों के बीच में एक छोटा पाथ डिफरेंस हुआ करता है। Obviously BP will be greater than AP and BP minus AP itself will be called as the path difference, and that path difference will be given by this formula x d by capital D। But this path difference, if it is equal to n times of lambda, then there will be a nth broadband form there, right? And if this path difference is equal to n minus half times of lambda, then there will be a nth dark band form there। तो इसके लिए क्या है ना कि condition for bright band and condition for
डार्क बैंड क्या बनता है बताओ। तो कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड के लिए ऐसा होता है कि डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, करेक्ट है। एंड फॉर डार्क बैंड द कंडीशन इज दैट डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू n माइनस हाफ इनटू लैम्डा। तो यहाँ पे अगर हमने डेल्टा का वैल्यू और ये n लैम्डा अगर इक्वेट किया, इसके साथ इक्वेट किया, तो हमको क्या मिलेगा, ब्राइट पॉइंट का डिस्टेंस मिलेगा नहीं। तो कितना मिलता है वो बताओ। इट बिकम्स x इज इक्वल टू लैम्डा n लैम्डा d बाय स्मॉल d। ये बनता है nth ब्राइट बैंड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और o पॉइंट। And here if we take this xd by d equal to n minus half lambda, then we can get the distance x to be equal to what, n minus half lambda capital D upon small d. But here lambda d upon small d is called as the bandwidth, remember। तो x जो है कैपिटल x इसको बोलते हैं lambda capital D upon small d, and then we can use this here so as to get this x is equal to n times of x, okay। This is the distance of nth bright band, and here you can express this as x is equal to n minus half into capital X, where this x is going to be the distance of nth dark band। तो देखो डार्क बैंड का डिस्टेंस, ब्राइट बैंड का डिस्टेंस, दोनों के लिए फॉर्मूले हमको मिल गए। ये हो गए स्क्रीन पे, और वहां पे आने वाले जो वेव्स है वो जो उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस हुआ करता है, उन पार्ट डिफरेंस के लिए ब्राइट पॉइंट के लिए n लैम्डा और डार्क पॉइंट के लिए n माइनस हाफ लैम्डा, वो भी फॉर्मूले हमको मिल गए। देखो तो कभी कभी तुमको क्या बोलते हैं कि सपोज द टू वेव्स आर अराइविंग एट अ पॉइंट एंड द पार्ट डिफरेंस इज सपोज गिवन and you are expected to find out whether the point will be dark or bright। how will you justify whether the point is dark or bright? उसके लिए क्या करने का, जो पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है डेल्टा दिया हुआ है तुमको, राइट, और वेवलेंथ भी दिया रहता है वेवलेंथ, तो क्या करने का, डेल्टा अपॉन लैम्डा निकालने का, डेल्टा अपॉन लैम्डा। उसका वैल्यू अगर n आया, मतलब अगर इंटीजर आया, इसका मतलब होगा कि वो पॉइंट ब्राइट है। और अगर सपोज डेल्टा अपॉन लैम्डा किया और उसका वैल्यू अगर सपोज डार्क आया, मतलब फ्रैक्शन में आया 0.5 आया आगे, इसका मतलब ये वो पॉइंट डार्क है। समझा कैसे? तो इस तरह से, या अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रीन के ऊपर का जो डिस्टेंस है इसी पॉइंट का वो दिया है और बैंडविड्थ भी दिया है, तो उस केस में कैसे हम पहचानेंगे वेदर द पॉइंट इज डार्क और ब्राइट? तो उसके लिए स्क्रीन के ऊपर जो डिस्टेंस है x, उसको बैंडविड्थ से डिवाइड करने का। अगर इंटीजर आया तो राइट पॉइंट, और अगर फ्रैक्शन आया तो डार्क पॉइंट। सो x अपॉन कैपिटल X इज आल्सो गोइंग टू बी n और n माइनस हाफ, एंड डेल्टा अपॉन लैम्डा is also going to be the same, that is n or n minus half। So depending upon that the point may be bright or it may be dark, and वो भी सिर्फ bright और dark इतना ही पता नहीं चलता हमको, वो कौन से नंबर का bright या कौन से नंबर का dark है वो भी पता चलता है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे डेल्टा अपॉन a लैम्डा करके हमको अगर मान लो 5 मिला, इसका मतलब क्या पता चलता है, इट्स फिफ्थ ब्राइट पॉइंट, करेक्ट है, फिफ्थ ब्राइट बैंड वहां पे फॉर्म हुआ है। और अगर मान लो कि ऐसा हो गया कि डेल्टा अपॉन लैम्डा का वैल्यू 6.5 आ गया, 6.5, तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इट्स अ सेवेंथ डार्क बैंड फ्रॉम देयर। 7 कैसे आया, 6.5 कैन बी रिटन एज 7 माइनस हाफ, समझा नहीं से? तो उसको नेक्स्ट नंबर के साथ इक्वेट करना होता है हमको, जिससे हमको डार्क पॉइंट मिलता है, डार्क पॉइंट का नंबर मिलता है। तो ये सब चीजें याद रखो ठीक से। दिस इज ऑल अबाउट द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसके अंदर देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर तुमको ये भी दिया जा सकता है कि ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इसके अंदर जो है ये तीनों जो चीजें है लैम्डा कैपिटल D और स्मॉल d, ये तीनों चीजें वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। we can change them directly if suppose this capital D is doubled, suppose, तो अगर ये डबल किया हमने तो क्या होगा, सीधा उसका इफेक्ट क्या होगा, x will be doubled, सीधी सी बात। मतलब जैसे हमने कैपिटल D को डबल किया तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, बैंडविड्थ डबल होने वाला है। फॉर एग्जांपल, हाउ कैन वी डबल दिस कैपिटल D? Here by placing the screen away from the slits. If this screen is moved away from the slits with the distance double of the original distance, then the bandwidth will also get doubled, remember। And if this capital D is half, then bandwidth will also be half, remember। दूसरी बात है लैम्डा, लैम्डा को हमने चेंज किया, सपोज लैम्डा को हमने डबल किया, तो उससे क्या होगा, सीधी सी बात, x will double, मतलब लैम्डा को डबल करने से x भी बदलता है। अभी लैम्डा को कैसे चेंज कर सकते हैं बताओ? लैम्डा कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द कलर ऑफ लाइट। जो कलर हमने यूज किया है वो अगर सपोज पहले ब्लू यूज किया था और उसके बाद अगर वायलेट यूज किया तो ब्लू कलर का वैल्यू कितना होता है, 4000 के आसपास
बाद में रेड यूज किया है, तो रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है 8000 एंगस्ट्रॉम, डबल हो गया नहीं? तो जितने भी टाइम्स वो वेवलेंथ हो जाएगा तो उतने ही टाइम्स वो क्या होगा उधर बैंडविड्थ उतने टाइम्स हो जाएगा, तो बैंडविड्थ भी डबल हो जाएगा, ये उसका मतलब है। और इवन कभी-कभी ऐसा हमको बोलते हैं कि एक इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और वो एयर में हमने परफॉर्म किया तभी हमको इतना बैंडविड्थ मिला, ठीक है, वो मेजर किया। उसके बाद क्या किया, पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न हमने पानी के अंदर डुबो दिया, मतलब पानी के मीडियम जो है चेंज कर दिया, पानी के अंदर वो परफॉर्म किया पूरा एक्सपेरिमेंट। तो उस केस में क्या होगा, उसकी वजह से पानी के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सोर्सेज जो है वो सोर्सेज जो भी पानी के अंदर रहेंगे तो दे विल emit the wavelengths in water only, and we know already that whenever the source of light travels from air to any medium its wavelength get changed, तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। और कितने टाइम्स बन जाता है वेवलेंथ, 1/μ टाइम्स बन जाता है। जनरली से जब भी कोई वेव एक मीडियम छोड़ के दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर अगर चला जाता है तो उसमें क्या होगा, उसका वेवलेंथ 1/μ टाइम्स बन जाएगा। That means if suppose wavelength of a wave in normal air is suppose lambda, then what will be its wavelength in the medium of refractive index mu, lambda by mu. That's it. So if suppose wavelength becomes 1/μ times, then straight this bandwidth will become 1/μ times. उसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर होगा, बैंडविड्थ के ऊपर होगा, तो बैंडविड्थ भी 1/μ टाइम्स हो जाएगा, सीधी सी बात। और अगर सपोज ये स्मॉल डी जो है उसको अगर हमने चेंज किया, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, by bringing this sources either closer or away from each other. अगर हमने इन दोनों को नजदीक लाया या दूर लेके गए तो उससे स्मॉल डी चेंज होने वाला है डायरेक्टली। अगर स्मॉल डी को हमने आधा किया तो कैपिटल एक्स क्या होने वाला है, डबल। अगर स्मॉल डी को हमने डबल किया तो कैपिटल एक्स क्या होने वाला है, आधा। तो ये उल्टा इफेक्ट उसके ऊपर होगा, तो कि बिकॉज़ दिस x is going to be inversely proportional to small d and hence we can say x will increase if d decreases। तो इस सेक्शन में हम तीन फॉर्मूले यूज कर सकते हैं आराम से। अगर यहाँ पे लैम्डा और कैपिटल स्मॉल डी को अगर हमने कांस्टेंट रखा और d को अगर चेंज किया तो बोल सकते हैं x is going to be proportional to कैपिटल D which gives x1 upon d1, sorry x1 upon x2 is equal to d1 upon d2। यहाँ पे क्या है ना, x1 और x2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल बैंडविड्थ, और कैपिटल D1 एंड कैपिटल D2 क्या है, D2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंसेस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट, करेक्ट है। अगर सपोज हमने लैम्डा को और डी को और स्मॉल डी को कांस्टेंट रखा तो उस केस में क्या हो जाएगा, x will be proportional to lambda and hence we can get that x1 upon x2 is going to be same as lambda 1 upon lambda 2, that's it। एंड तीसरी बात, अगर हमने लैम्डा और डी को कांस्टेंट रखा और स्मॉल डी को अगर चेंज किया तो उससे क्या होगा, x will be inversely proportional to small d which gives that x1 into small d1 is equal to x2 into d2। समझो कैसे, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं x1 upon x2 equal to d2 upon d1, उसका मतलब ही ये प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, ये हम यूज कर सकते हैं आराम से, तो इसको याद रखो ठीक से। और एक बात है यंग्स डबल स्लिट के अंदर जो की जाती है वो ये है कि इफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स इज कवर्ड विद अ स्लिट और अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu, सपोज म्यू थिकनेस का और t इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सॉरी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और t इतने थिकनेस का एक मीडियम अगर हमने स्लैब, अगर ग्लास का स्लैब अगर हमने यहाँ पे बीच में इंट्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है शिफ्ट होता है, इट गेट शिफ्टेड एंड द डिस्टेंस थ्रू व्हिच इट गेट शिफ्टेड इज गिवन बाय द फार्मूला, तो उसको बोलेंगे शिफ्ट। हाउ मच इज दैट शिफ्ट, इट इज सिंपली mu minus 1 into t into capital D upon small d, ये हम लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द शिफ्ट।